से ये रॉड था और आप देख रहे थे v स्पीड से जा रहा था, रेजिस्टेंस 0 है रॉड का, ये r, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ करंट के बारे में पूछा जाएगा, तो करंट कितना देखा था आपने, याद करिए। तो I कितना हुआ था इस एग्जांपल में। तो हम लोगों ने रॉड के बदले क्या सोच लिया था, बैटरी। यदि रॉड के बदले हम लोगों ने सोच लिया था बैटरी, तो I इक्वल्स टू क्या लिख देते थे, EMF बाय R, BLV बाय R। ये आसान क्वेश्चन था, अरे ये सबको याद है ना। और यदि इस पे हमें इस मोमेंट पे कोई मैग्नेटिक फोर्स पूछे, तो मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक कितना लिख देते थे, यदि पूछ रहे तो F मैग्नेटिक भी लिखा करते थे ILB। सिंपल सा आई निकल आया, ये फोर्स पता चल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब इस तरह के क्वेश्चन यदि आप गलत करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें यदि कोई फिर समझना चाहे तो पूछिए। अच्छा, आप लोग खुद सोचो, यदि क्वेश्चन में मैं बदलाव करूं, रेजिस्टेंस के जगह पर एक कैपेसिटर डाल दूं, तो क्या उम्मीद करते हो क्या होगा। तो यदि रेजिस्टेंस के जगह पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक कैपेसिटर है, वैसे ही रेल है, वहां रॉड को चलता देखो, V कांस्टेंट है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है, V कांस्टेंट है, ये मैंने आपसे कहा। मैग्नेटिक फील्ड B, और अब आपको बताना है कि यहां पर Q कितना होगा, I कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या याद आता है आपको, Q बराबर CV, CE, CBLV, यही ना। और I बराबर क्या होता, DQ बाई DT, DC इंटू B इंटू L इंटू V। इसमें कोई ऐसा है जो बदल रहा हो, तो 0। यदि कोई बदल नहीं रहा तो फिर 0। कोई कंफ्यूजन तो बताएं। आपने V को क्या देखा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैसे है कांस्टेंट, ये तो नहीं बताया, लेकिन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या कहोगे आप, Q बराबर CV। ना तो B बदल रहा, ना L बदल रहा, ना V बदल रहा, तो DQ बाई DT क्या हो जाएगा, 0। यदि आपके सामने एक रॉड हो, उस रॉड के बारे में आपसे कहा जाए कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, रॉड से बना एक फ्रेम मान लो, फ्रेम को मैग्नेटिक फील्ड जहां से शुरू हुआ है उसमें भीतर ले जाने की कोशिश में आप, तो आप देखना यहाँ PQRS, जब ये भीतर जा रहा है, इंटर कर रहा है, तो बैटरी किस में बनेगा, PQ में, PS में बनेगा या PQ में बनेगा, PS। PQ और RS में बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। QR में कब बनेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए और मैग्नेटिक लाइन तोड़ने लगे। ये आइडिया समझ में आ गया। यदि ये मैग्नेटिक लाइन में चला जाएगा फील्ड में, इसमें, तो यहाँ EMF सोचेंगे आप, मतलब एक बैटरी दिखेगा आपको, उसका EMF कितना लिखेंगे, BLV। और यदि मुझे करंट चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ से एंटी क्लॉकवाइज, आई इंड्यूस्ड, और वो कितना हो जाएगा, BLV बाई R। R किसका, लूप का। कोई कंफ्यूजन, सोच लो एक बार।
और जब ये पूरा का पूरा फ्रेम चला जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तब इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दो बैटरी होंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा। और यदि ये दूसरी तरफ बाउंड्री एक हो और उसके बाहर निकलने लगे, फिर से एक बैटरी बचेगा, एक चला जाएगा, बाद में दोनों ही गायब हो जाएंगे। चेंज करूं पेज? यहां एक कंसेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके रेजिस्टेंस है 1 ओम, साइड लेंथ है 2 मीटर और बी का वैल्यू है 6t और डायरेक्शन है आउटवर्ड। इनमें मैं नाम रखता हूं O P Q। आपको बताना है फाइंड EMF OPQ loop and I induced in OPQ। V Q minus VP। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 स्टार दे दो इस क्वेश्चन पे। आप लोग ये सोचो कि यहाँ पहले ईएमएफ होगा या नहीं होगा। ईएमएफ लूप के लिए कौन सा रास्ता जानते हैं आप? डी फाई लूप बाय dt, √3/4 L स्क्वायर इंटू बी बाय dB बाय dt, क्योंकि √3/4 2 स्क्वायर। सुन करके नोट करिए, √3/4। अच्छा, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, मुझे ये बताइए, d∅/dt तो सबको दिख रहा है, d∅/dt कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, या यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 से कैंसिल, √3, और dB/dt कितना हो जाएगा? 6। dB/dt 6 क्यों? क्योंकि 60 है, तो ये हो गया 6√3 EMF। अच्छा, I कैसे बताओगे लूप में? I हो जाएगा E/R। R किसका? लूप का। E किसका? लूप का। तो लूप का कितना हो गया? 6√3/3। ये कितना हो जाएगा? 2√3 एम्पियर। ये दोनों अपने अपने कॉपी पे नोट करो। तो अपने अपने कॉपी पे कहां से शुरू करिएगा लिखना? पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना हुआ है, आउटवर्ड मैग्नेटिक लाइन है और बी का वैल्यू है 60 आउटवर्ड। तीनों साइड का लेंथ है 2 मीटर और रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तीनों साइड का। आपको बताना है फाई। फाई कैसे लिखोगे? d∅/dt से फिर EMF आ जाएगा। फाई होगा B इंटू ए, बी होगा 60, ए होगा √3/4 इंटू 2 स्क्वायर। इंटरेस्टिंग पॉइंट वो है कि आप जो d∅/dt देखते हो वो तो EMF है ना, वो तो पूरे लेंथ का है ना, तीनों लेंथ साइड का ना। केवल एक साइड में EMF देखोगे तो कितना होगा? जो भी EMF आ रहा है उसका 1/3, लूप का जितना आया उसका 1/3, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि Q और P के बीच में यदि कोई मुझसे पूछता है VQP बताओ, तो हम लिखेंगे EQP माइनस I इंटू स्मॉल r, r इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी की तरफ सोचिएगा,
डाटा लिखो, मैं बोल रहा हूं, कैपिटल V सबस्क्रिप्ट QP, कैपिटल V नीचे लिखो QP इक्वल्स टू EQP माइनस IR, EQP माइनस IR। अब EQP का वैल्यू कितना आ गया था? EQP पिछले पेज पे EMF देखिएगा ना, d5/dt वो आया था 6√3, उसका 1/3 करेंगे, 6√3 का 1/3, और I कितना आया था? 6√3/3, और R कितना है? 1, ये कितना हो गया? 2√3 माइनस 2√3, ये हो गया 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0। आर के है क्या? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, O P Q, और B का वैल्यू है 12T, 12√3T, ये है आउटवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? आउटवर्ड, टाइम के साथ वेरी करने वाला। आपको बताना है EOPQ में कितना होगा, EPQ में कितना होगा, IOPQ में कितना होगा, और VPQ में कितना होगा। साइड लेंथ ले लीजिएगा 2 मीटर तीनों। आप लोग चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें OPQ दिया गया है 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। PQ साइड का जो लेंथ है L 2 मीटर, सारे लेंथ है 2 मीटर। B का वैल्यू है 12√3T, डायरेक्शन है आउटवर्ड। क्या क्या बताना है इस एग्जांपल में? EOPQ लूप का क्या होगा, E केवल PQ का कितना होगा, IOPQ का कितना होगा, और VPQ कितना होगा। ये सारी बातें आपको पता करनी है। आपको पता है, कैलकुलेट करिए, कोशिश करिए, कम से कम यही करिए कि आपको फ्लक्स पता चल जाए। फ्लक्स फाई कैसे लिखते? OPQ का एरिया इंटू B, √3/4 इंटू 2 स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और B के लिए हो गया 12√3T। तो देखिएगा ये 4 चला गया, √3, 3 हो गया 36T। अब आप EMF कैसे पता करोगे? सर आप तो माइनस साइन लिखते ही नहीं हो, जो लेंज जो फैराडे लॉ में था, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस d5/dt। कितना आ गया मॉड इसका लोगे तो 36 आ गया। तो अब यदि कोई आपसे कहता है कि केवल आप PQ साइड का बताओ, तो ध्यान से देखना ना, ये जो
ओ पी क्यू जो भी है ना, उसका ध्यान दीजिएगा ईएमएफ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ तीनों साइड की एक जैसे है, तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, 12 आ जाएगा। अब आप पूछ रहे हो एक बार करंट क्या होगा, तो करंट जो ई पी क्यू लूप में था उसको आर ओ पी क्यू से डिवाइड कर दो। 36/1 + 2 + 3, 3 2 5 6 एम्पियर। 1 + 2 + 3 ही करोगे ना टोटल रेजिस्टेंस। और अब आप वीपीक्यू कैसे देखेंगे, ई पी क्यू माइनस आई आर। ई पी क्यू कितना हो गया है, 12 माइनस 6 × 1 दैट इज 6 वोल्ट। कंफ्यूजन। यहां हम लोग देख रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड कहां जनरेट होता है, तो उस स्पेस में जहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो। यदि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने पर स्पेस में अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उनमें एक डिफरेंस है। चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और निगेटिव चार्ज पे खत्म होता था, क्लोज्ड लूप नहीं बनाता था। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं, यहां जो सोचेंगे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैसे डिफाइंड है, when magnetic field is changing in space then an electric field induced which is called non conservative electric field. Field lines of non conservative electric field always form closed loop. उसी में आगे कंटिन्यू करिए। For this closed loop, आगे कंटिन्यू लिखिएगा, for this closed loop E non conservative dot dl, E non conservative dot dl equals to d phi loop by dt। देखिए जैसे लिखा जा रहा है, आप याद करिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप लिखते थे E डॉट dl, तो याद करिए माइनस E डॉट dl क्या हो जाता था, dv, यही ना। और आप ये भी जानते थे कि जिस पॉइंट से शुरू किया यदि उसी पर चले गए तो ये dv क्या हो जाता था, 0। जहां से चलना शुरू किया यदि वहीं वापस आ गए तो E डॉट dl 0। लेकिन जब यहां आप देख रहे हैं E डॉट dl किसी लूप के लिए, तो वो 0 नहीं है, ये क्या है, लूप है ना। तो लूप में यदि मेटालिक रिंग हो और उसके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करे, तो मेटालिक रिंग में करंट कौन लाता है, यही नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं और वहां में करंट मिलता है जिसे इंड्यूस्ड करंट आप कहते हैं। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl जब क्लोज लूप में देखोगे तो किसके बराबर होगा, d∅dt। ये तो कॉमन सेंस कि d∅ लूप बाय dt क्या होता था, ईएमएफ, वो 0 थोड़े ना होता था यदि वेरिएबल नेचर का हो फ्लक्स तो लूप से एसोसिएटेड। आप बिना किसी बैटरी के करंट आता देख रहे हो तो करंट आएगा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा नहीं सकता फ्री इलेक्ट्रॉन पे, तो ड्रिफ्ट कैसे करेगा, तो वहां भी फील्ड है। और अब आपके मन में यह विचार आएगा कि फील्ड तब आता है जब रिंग हो, मेटल हो, तो ऐसी बात नहीं है। रिंग या मेटल है तो वहां इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो करंट हमें मिलेगा लूप में। और यदि स्पेस ही है, वहां कोई मटेरियल नहीं है, तब भी यदि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो हो रहा है, भले ही उसका कोई यूज आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में जनरेट होगा। उसके लिए मटेरियल का होना जरूरी नहीं है। यदि मटेरियल है, मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है रिंग में, मेटेलिक रिंग है, तो उस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेगा, करंट हमें मिलेगा। यहां एक एग्जांपल देखिए, एक सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन कॉपी पे बना ले, एक सर्किल बना ले, उसमें बहुत से डॉट डाल दे। वो डॉट किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड लिख दें B0T आउटवर्ड। एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, सिलिंड्रिकल रीजन, इसमें डॉट दे दो और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिख दो B0T आउटवर्ड। ये वेरिएबल नेचर का है, सिलिंड्रिकल रीजन। अब यदि कोई आपसे ये कहता है कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, ये एग्जांपल है। कैसे सोचेंगे? तो एक काम करो, सही आपने सोचा कि इमेजिन करो यदि यहाँ एक रिंग होता स्मॉल r रेडियस का, तो रिंग में इंड्यूस्ड करंट कैसा होता? सोच के देखो, आउटवर्ड वाले मैग्नेटिक लाइन बढ़ रहे हैं, तो आउटवर्ड वाले लाइन यदि बढ़ रहे हैं तो करंट क्या चाहेगा? इंड्यूस, इनवर्ड जनरेट करो। इनवर्ड माने अपोज करने वाला, तो कैसा दिखेगा करंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट दिखता यदि इफ रिंग एग्जिस्ट, रिंग यदि होता। और रिंग यदि नहीं भी है तो वहां मैग्नेटिक लाइन ऐसा ही बना हो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन का जो डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लोज लूप बनाएगा, वो वैसा ही होगा जैसा करंट है। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपसे यदि कोई कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप इस करंट को, ये तो इमेजिनेशन में सोचो कि रिंग है और करंट है। आप यहां ये देखो, ये जो लूप है उस लूप के लिए E नॉन कंजर्वेटिव डॉट dl किसके बराबर लिखने वाले हो? d phi लूप बाई dt। सॉल्व करते वक्त ये काम करो, एक r रेडियस का इमेजिनरी लूप ले लो, उस लूप में E डॉट dl, E डॉट dl कितना हो गया? E नॉन कंजर्वेटिव इंटू 2 पाई l, यहां देखिए, और ये लिख देंगे पाई r स्क्वायर dv बाई dt। चेक करिए, यहां आपने एक लूप बना लिया, इस लूप के लिए आप नोट कर रहे हो E डॉट नॉन कंजर्वेटिव डॉट dl, और ये किसके बराबर लिखोगे? डी फाई लूप जो आपने चुना है लूप बाई dt। नॉन कंजर्वेटिव जो भी हो, ये dl हो जाएगा इंटीग्रेट होके 2 पाई r रेडियस का है, और ये पाई r स्क्वायर एरिया साथ में dv बाई dt। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? E नॉन कंजर्वेटिव 2 पाई r स्क्वायर dv बाई dt हो गया b नॉट। चेक करो, E नॉन कंजर्वेटिव पाई r स्क्वायर b नॉट बाई 2 पाई r, कट पिट करके कितना आ गया? b नॉट r बाई 2। यहां आपने dt बाई dt के बदले क्या किया है? पाई r स्क्वायर b नॉट t का डिफरेंशिएशन b नॉट कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन में कहा गया रहेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? E नॉन कंजर्वेटिव हो गया पाई r स्क्वायर b नॉट बाई 2 पाई r, और E नॉन कंजर्वेटिव का वैल्यू दिख रहा है b नॉट r बाई 2।
और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, तो वहां रिंग इमेजिन करके, ये जो लूप है इसको मैकेनिक मान लो, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, आउटवर्ड वाले बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए इनवर्ड जनरेट करता है इंड्यूस्ड करंट। तो लूप को यदि तुम मेटालिक रिंग मान लो तो करंट का डायरेक्शन दिख गया, और जो करंट का डायरेक्शन इमेजिनरी करंट, क्योंकि वहां है नहीं मेटालिक रिंग, वही इमेजिनरी करंट का डायरेक्शन लूप में इलेक्ट्रिक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, यहाँ पर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का डायरेक्शन ये दिख रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का डायरेक्शन ये दिखेगा। यदि ब्लैक कलर से मैं दिखाऊं, इस तरह हम लोग देख सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, यदि कंफ्यूजन हो तो पूछो। आप सोचो, अपने कॉपी पे ऐसा ही एक और एग्जांपल बनाओ, रिंग ले लो, ध्यान से देखना, सिलिंड्रिकल रीजन, ए रेडियस का, सिलिंड्रिकल रीजन, उसके बगल में लिख दो एक सर्किल बना करके, बगल में सिलिंड्रिकल रीजन, और उस सर्किल का रेडियस ए दिखा दो, उसमें आउटवर्ड आते हुए देख लो मैग्नेटिक फील्ड, और बी इक्वल्स टू लिख दो बी नॉट टी आउटवर्ड, बी इक्वल्स टू बी नॉट टी लिख दो। पिछला वाला एग्जांपल दिख रहा हो, आपको बताना है, और इसी के बगल में लिख देना बी ये इनसाइड, बी आउटसाइड कर दो 0। इस सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपको बताना है फाइंड ई नॉन कंजर्वेटिव एट रेडियस r at r equals to 3a। 3a का मतलब इससे बाहर चले गए आप, तो आपको कैसे यहां सॉल्व करना होगा, तो बाहर आप 3a पे जाइए, r इक्वल्स टू 3a, वहां एक लूप ले लीजिए और सॉल्व करते वक्त लिखिए ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट डीएल लूप के लिए डी फाई लूप बाई डी टी, ई नॉन कंजर्वेटिव इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर के बदले मैं लिख रहा हूं पाई ए स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। अब ये सोचो कि पाई ए स्क्वायर डीवी बाई डी टी क्यों लिखा फ्लक्स का वेरिएशन, क्योंकि फ्लक्स है कितने एरिया में, केवल पाई ए स्क्वायर में ही है, रेडियस ए वाले में जगह पे ही है मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास ये नॉन कंजर्वेटिव कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू डीबी बाई डी टी कितना आ गया, बी नॉट, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आउटसाइड के लिए ई नॉन कंजर्वेटिव मैं लिख रहा हूं ई नॉन कंजर्वेटिव आउटसाइड, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला हो जाएगा बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2r, r इक्वल्स टू 3a पर ई नॉन कंजर्वेटिव कितना हो गया, बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 3a, बी नॉट ए स्क्वायर, बी नॉट ए बाई 6, बी नॉट ए बाई 6। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इन एरिया केवल पाई ए स्क्वायर क्यों लिया, बताना मुझे, क्योंकि फ्लक्स उसके बाहर नहीं है। आप कितना भी बड़ा लूप ले लो, लेकिन फ्लक्स उसमें मिलेगा पाई ए स्क्वायर भी।
आप आर कितना भी बड़ा ले लोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो जितना दूर में है उन्हीं को ना आप सोचोगे। कोई कंफ्यूजन तो बताए। यहां इस आइडिया के बाद एक इंटरेस्टिंग और आइडिया निकल के आता है। इंटरेस्टिंग आइडिया जो निकल के आता है वो देखना ना, वही सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू B नॉट T आउटवर्ड। इसमें आपने क्या किया, एक रॉड रख दिया OP, ये मेटालिक रॉड, और इसमें आपको EMF बताने को कहा गया कि बताओ कितना होगा। EMF बताने को कहा गया, बताओ कितना होगा इस रॉड में EMF। तो आप कहोगे कि सर रॉड मूव करवाओ, अभी बता देता हूं BLV। मैं कहूंगा ना, रॉड रुका हुआ है, रॉड एट रेस्ट। तो आप कहोगे सर फिर EMF कहां से लाऊं? तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, सोच के देखते हैं। मुझे ये बताओ, यहाँ फील्ड होगा, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? कैसा होगा वो फील्ड, सर्कुलर या नहीं? सिलिंड्रिकल रीजन में तो सर्कुलर ऐसे फील्ड देखो, और उसका डायरेक्शन बताना तो थोड़ा सोच समझ के। डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का कैसा होता, वो लाल रंग वाले सारे इंड्यूस्ड करंट होते तो जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर सके। राइट हैंड थंब रूल यूज करो, क्लॉकवाइज घुमाओ राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब इनवर्ड आएगा। मतलब सारा जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, सारा जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है वो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड दिख रहा है रॉड के पास भी, चेक करो तो रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो क्या चाहेगा, निकाल के बाहर कर दूं, लेकिन बाहर तो मटेरियल है नहीं तो नहीं जा सकता। तो यदि मैं ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट DL करके यहां देखूं तो वो क्या आ जाने वाला है, P से Q तक यदि मैं ये इंटीग्रेट करने की सोच रहा हूं तो DL और ई नॉन कंजर्वेटिव कितने डिग्री पे दिख रहे हैं? DL कोई भी चुन रहे हो तो DL किधर है, तो DL और नॉन कंजर्वेटिव दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90। तो ये कितना हो जाएगा? तो यदि कोई पूछता है OP के बीच EMF होगा या नहीं, तो कहोगे नहीं होगा। आप कहोगे कि सर ये तो मैं पहले ही कह रहा था रुका हुआ है, नहीं होगा। तो मैं अगला एग्जांपल दूंगा जिसमें रुका होगा लेकिन फिर भी होगा। इसलिए ये आइडिया पहले ग्रास्प करो कि सोच कैसे रहे कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, उसने इलेक्ट्रॉन को यदि ड्रिफ्ट करके किसी जगह जमा कर देता एक कोने पे तो EMF आता, लेकिन यहां ये नहीं कर पाया क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड रॉड के 90 डिग्री पे है। रॉड के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर सके, एक तरफ ले जाके जमा कर सके, जिससे कि EMF बन जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए। ये एग्जांपल ओके, हैंड राइज करिए, समझ में आया तो। सोचो, यदि कहानी आपने समझ ही लिया ये, तो फिर से वही रीजन, सर ये ब्लू कलर का कैसे हो गया, लो ब्लू कलर का नहीं था तो मैंने वापस ब्लू कलर का बना दिया। और इसमें रॉड आपने देखा OP और आप खुश हो गए, सर पूछ लो मैं अभी बताता हूं, 0। मैं भी कहूंगा वाह बड़ा समझदार बच्चा। फिर मैं एक और रॉड दे दूंगा OQ, आप कहोगे सर पूछ के देखो मैं अभी बताता हूं, 0। कहूंगा वाह वाह बहुत बढ़िया, वो भी सही है। लेकिन मैंने एक और रॉड अटैच किया PQ, L लेंथ का। आपको EMF OP बताना है, आपको EMF OQ बताना है, और आपको EMF PQ बताना है। मजे लो, पूरे मजे आएंगे क्वेश्चन में। 3 रॉड है जिनसे ट्रायंगल बना है, और ये है वो सिलिंड्रिकल रीजन
हैविंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, लिख देना सिलिंड्रिकल रीजन having variable magnetic field, having variable magnetic field. अभी अभी जो कंसेप्ट आपने पढ़ा पिछले एग्जाम्पल में, उसी के बेसिस पे OP 0 और OQ भी 0 और PQ का नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम जो जानते हैं उस पे काम करके देखते हैं। EOPQ हम जानते हैं, d phi लूप बाई dt, और वो किसके बराबर हो जाएगा? EOP प्लस EPQ प्लस EQO। d phi बाई dt कितना हो जाएगा? √3/4 L स्क्वायर dB बाई dt, और यही किसके बराबर हो जाएगा? EPQ के, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 हैं। EPQ कितना हो गया? √3/4 L स्क्वायर B0 के बराबर, √3/4 L स्क्वायर B0 के बराबर। घबराओ मत, मैं फिर से लिख देता हूँ, रेड कलर से मैं फिर से लिख रहा हूँ, चेक करना। EOPQ लूप किसके बराबर लिखोगे आप? d phi लूप बाई dt। ध्यान से देखना, √3/4 L स्क्वायर इंटू dB बाई dt, और यहाँ देखो यही किसके बराबर आ जाएगा? OPQ, EOP प्लस EPQ प्लस EQO, ये हो जाएगा 0 प्लस EPQ प्लस 0। तो EPQ किसके बराबर आ जाएगा? √3/4 L स्क्वायर dB बाई dt। EPQ किसके बराबर आ जाएगा? √3/4 L स्क्वायर B0। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहां पर जनरेट होगा, उसका लॉजिक दो। किसी भी जगह, चाहे मटेरियल हो ना, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आएगा, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगा, मैग्नेटिक लाइन पर लिपटेगा, मैग्नेटिक लाइन को बांधेगा। मैग्नेटिक लाइन यदि वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में हॉरिजॉन्टल सर्किल वो बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्किल बना रहा होगा, बांध रहा होगा मैग्नेटिक लाइन को, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने अब और थोड़ा डिटेल सोचना है। सर क्यों सोचो, और आंसर तो मिल गया नहीं, एक नजरिया तो आप डेवलप करो कि आखिर जब OQ में नहीं आया, OP में नहीं आया, तो PQ में क्यों आया। लेकिन ये शर्तियां पता है कि ट्रायंगल में तो आएगा ही आएगा, तो ट्रायंगल में आएगा तो 3 बैटरी यहाँ नहीं है, यहाँ बैटरी केवल एक जगह बन रहा है, और वो भी PQ में। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि PQ में क्यों बनेगा भाई, तो मैं उसे समझाने के लिए आपको एक और डायग्राम देता हूं। ध्यान से देखना ना, यदि आप कहते हो ये ऐसे है PQ, मैग्नेटिक लाइन देखना, यहां 90 डिग्री है या कोई एंगल है, नॉन कंजर्वेटिव का एक एंगल है, और यहां भी एक एंगल बन रहा है थीटा टाइप। तो दोनों ही जगहों पे जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है उसका रॉड में एक Q से P की तरफ कंपोनेंट बनता दिख रहा है। कंपोनेंट बनता दिख रहा है। इसका मतलब Q से P की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टुकड़ा मौजूद है। किधर से किधर? Q से P। तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किधर से किधर होते देखोगे? P से Q। प्रोटॉन होता तो Q से P, इलेक्ट्रॉन है तो P से Q। Q पे
निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएंगे, Q पे निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। अरे राम, आप यदि बात कर रहे हैं यहां चेक करिए कि Q से P की तरफ जब आप देखते हैं तो निगेटिव टर्मिनल कहां बन गया, नेगेटिव टर्मिनल बन गया Q के पास, और पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा P के पास। यहां एक बैटरी बन जाएगी। क्या ये आइडिया समझ में आया? अब ये डिटेल आपको किताब पढ़ के तो नहीं मिलेगा, हम लोगों को भी पढ़ाते पढ़ाते 10 साल के बाद पता चला कि हाँ यार क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अब पूछेंगे तो आप बैठ के सोचिए। जब ये आइडिया हमें मिला तो उस पे मैंने कई क्वेश्चन बनाए बच्चों से, फिर उन्हीं से पूछने के लिए। ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ऐसा एक ट्रायंगल बनाया जिसका साइड बाहर चला गया, सबके लिए फिर सोचो। ऐसे बहुत से ऑप्शंस क्वेश्चंस फिर यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, जो केवल और केवल वो बच्चे सही करेंगे जिनका एडवांस का नेक है, जो सोचते हैं, जो सोचना चाहते हैं कि आखिर पीक्यू में क्यों आएगा, लॉजिक तो हो। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड उसका एक कंपोनेंट है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, जिसके कारण ईएमएफ आएगा। यहाँ ओपी और ओक्यू में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, लेंथ के पैरेलल 90 डिग्री पे है वहां नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। एक छोटा सा पॉइंट और मैं रिकॉल करवा दूं आपको, याद करिए आपने एक एग्जाम्पल देखा था, जिसमें एक था मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एक डेल्टा एंगल पे है, मान लो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक 90 माइनस डेल्टा, कहां से, ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन से दूसरी तरफ। एक है कोई वर्टिकल प्लेन, तो 3 आपके सामने आता है एंगल ऑफ डिप। ये थीटा है एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। एक्चुअल किस में देखेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। और थीटा 1 है ज्योग्राफिक मेरिडियन, अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप। इन ज्योग्राफिक मेरिडियन। याद करिए कैसे लिखा करते थे इनका रिलेशन। बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का cos थीटा, और बी वर्टिकल कंपोनेंट होता था बी sin थीटा। जब आप tan अपीयरेंट देखते थे tan थीटा 1, तो वो कैसे लिखा करते थे, बी एच का cos डेल्टा कंपोनेंट और बी वी, एक सेकेंड, थीटा जो आप हॉरिजॉन्टल से एंगल देखेंगे तो tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस में कौन कौन सा सोचो तो थोड़ा सा, बी वी अपॉन बी एच डैश, बी वी हो गया बी साइन थीटा और बी एच डैश हो गया बी कॉस थीटा का कॉस डेल्टा। ये आ जाता था tan थीटा बाय कॉस डेल्टा।
या ये हो जाता था cos डेल्टा cot थीटा इक्वल्स टू cot थीटा 1। और यदि इसके 90 डिग्री पर दूसरे प्लेन में हम जाएंगे तो दूसरे प्लेन में जाते थे तो हो जाता था cos 90 माइनस डेल्टा sin डेल्टा cot थीटा 2। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते थे तो क्या हो जाता था cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? यदि एक है थीटा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप और थीटा 1 थीटा 2 है अपीरेंट एंगल ऑफ डिप। नहीं जाएगा इधर उधर शिफ्ट भी हो सकता। चलो रहने दो, मैं ऊपर लिख देता हूं। एक देखना ना, ये वाला लाइन जो है इस वाली लाइन को मैं ऊपर ले लेता हूं। cos डेल्टा cot थीटा इक्वल्स टू cot थीटा 1। उसी तरह sin डेल्टा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू cot थीटा 2। स्क्वायर करके ऐड कर दो, cot स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया इक्वल्स टू cot स्क्वायर, तो sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया। cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एंगल ऑफ डिप अर्थ के इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे कितना है? 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? आपने मटेरियल देखे थे कौन कौन से? डाई, पैरा, फेरो। नेचर तो याद आ गया, डाई रिपेल करता था लेंज लॉस से, वहां इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं और वो जिसके कारण आता है उसी को भगाता है। पैरा और फेरो अट्रैक्ट करता था, फेरो में ज्यादा अट्रैक्शन होता था। फेरो में डोमेन बनते थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक डायग्राम आप बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाता था, ग्रुप बन जाते थे कुछ। जैसे एक ग्रुप में इधर है डाइपोल, एक में इधर है, एक ग्रुप का इधर है, एक ग्रुप का इधर है, एक ग्रुप का इधर है, एक ग्रुप, मतलब ऐसे आप समझो कि ग्रुप बन जाते थे कुछ। इस कहते थे, इसे नाम देते थे डोमेन। इसे क्या नाम देते थे? डोमेन। जबकि पैरामैग्नेटिक में होते थे अलग अलग एटम के, अलग अलग एटम का अपना अपना डाइपोल, उनमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती थी। तो ग्रुपिंग के कारण फेरो वाला, और उसमें होता क्या था, फेरो को उसको जिस किसी डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम डालते थे उस मैग्नेटिक फील्ड में जो डोमेन होता था वो अपना साइज बड़ा कर लेता था, बाकी छोटे हो जाते थे। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड से हटाते थे तब भी डोमेन अपने पुराने साइज को काफी देर तक रिटेन करता था, जिससे उसमें रिटेन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा मानी जाती थी। फेरोमैग्नेटिक की ये खासियत थी। आप याद करिए, आपके पास एक रूल आया था, बी इनसाइड बाय बी आउटसाइड। ये आया था काई प्लस 1, जिसे आपने म्यू आर नाम दिया था। काई को कहा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। जैसे आपने एप्सिलॉन आर कहा था, एप्सिलॉन आर या के किसे कहते थे? ई इन बाय ई आउट, नहीं ई आउट बाय ई इन, क्योंकि वो कम होता था ना, ई आउट बाय ई इन। एक नंबर होता था, वो एक से बड़ा होता था, आउट वाला ज्यादा होता था। फील्ड मटेरियल डाइलेक्ट्रिक के भीतर कम होता था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब एक पॉइंट देखिए,
एक होता है, ये नोट कर लीजिएगा, क्यूरी लॉ फॉर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल chi is inversely proportional to T। और यदि यहां एक कोई कांस्टेंट मैं लाऊंगा, उसका कोई नाम भी रखूंगा, C is called, क्या नाम दे दूं इसको, नाम दे दो क्यूरी कांस्टेंट। chi का अपना कोई डायमेंशन नहीं है, तो इस C का डायमेंशन हो जाएगा केल्विन, टेम्परेचर के जैसा। और इसका यदि कोई ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, काई का 1/t के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, या काई का t के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, t बढ़ता जाएगा काई कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। 1/t का ग्राफ बनाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई का 1/t के साथ, और t के साथ इनवर्स वाला रिलेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा काई t कांस्टेंट। क्या इसको फिर से समझाऊं या ओके है? क्यूडी लॉ क्या कह रहा है बताइए, ध्यान से सुनिए। एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, तो एक्सटर्नल फील्ड के प्रभाव के कारण वो अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब यदि मैं मटेरियल को गर्म करने लगूं तो क्या अलाइनमेंट वैसा ही बना रहेगा या बिखरेगा? तो बिखरेगा तो क्या हो जाएगा, काई का वैल्यू कम, भीतर जो फील्ड बना था उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, म्यू आर कम हो जाएगा, काई कम हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक के लिए काई होता कितना है, 0 से 1 के बीच, ध्यान रखिएगा। अब एक लॉ और आता है, यार मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता हूं, नाम मुझे याद नहीं रहता। एक टर्म आता है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ के आसपास याद रखो। ये लॉ किसके लिए है पहले बताना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। डाई में तो कोई डाइपोल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट वो टेम्परेचर से क्या लेना देना। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में क्या हाल है, क्या एटम है अलग अलग, स्वतंत्रता दिवस मना रहा, या ग्रुप बने हुए, तो क्या आसानी से ग्रुप बिखरेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ग्रुप ब्रेक हो जाए, फेरोमैग्नेटिक यदि ग्रुप ब्रेक हो गया तो किस में बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिक में, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से कर सकते हो दिमाग में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग को ब्रेक कर दो तो जिस टेम्परेचर पे वो ब्रेक होगा दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और क्यूरी टेम्परेचर से जब और ऊपर जाएंगे तो क्या वो अब क्यूरी टेम्परेचर, क्या वो अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, कौन सा मटेरियल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रुपिंग बिखर गई। तब ये लॉ कैसा दिखेगा, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल Curie temperature is a temperature above which ferro becomes paramagnetic. For ferromagnetic material, Curie temperature is a temperature above which फेरो becomes पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और क्यूरी टेम्परेचर के लिए एक सिंबल दे देते हैं, कैपिटल T और नीचे सब स्क्रिप्ट C। नाउ क्यूरी लॉ बिकम्स, ध्यान से देखिएगा, अब काई जो प्रोपोर्शनल होगा वो T माइनस TC। T अब टेम्परेचर ले जाओ क्यूरी से ऊपर, क्यूरी से ऊपर ले जाओ तो T माइनस TC जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना कम होता जाएगा काई का वैल्यू। क्या याद रख लोगे? अच्छा, T माइनस TC क्यों बताओ तो? क्योंकि क्यूरी लॉ किसके लिए था, पैरा के लिए,
आप फेरो में लगाना चाहते हो तो पहले टीसी से ऊपर जाओ तब ना पैरा बनेगा, तब ना ये लॉ लगाओगे। तो काई प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस टीसी, टी ऊपर है टीसी से, तभी क्यूरी लॉ आप लगाने वाले हो। एक्चुअली मैं खुद ही भूल जाता हूँ किसमें से किसको घटाऊं, तो मैं चिल्ला ये बता रहा हूँ कि ऐसे याद रखो, क्योंकि हम एग्जाम में सब कुछ कहाँ से लाओगे, वो तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डालो कि पैरा बनेगा तो लॉ लगाएंगे, पैरा बनेगा एक खास टेम्परेचर से ऊपर, और उससे ऊपर जाके ना आप देख रहे हो ये लॉ क्यूरी लॉ फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा टी माइनस, ये जितना ज्यादा होगा उतना काई कम होगा। और फेरोमैग्नेटिक अब वो मटेरियल नहीं है जब ये लॉ लगा रहे हैं, अब वो एक्चुअल में पैरा ही है। ये क्यूरी लॉ आप किसके लिए रखते हो, पैरामैग्नेटिक के लिए। फेरो में भी तब लगाते हो जब वो पैरा में बदल जाता है, और वो टीसी से ऊपर जाओगे जब तब बदलेगा। एक बार कोई भी किताब चाहे एनसीईआरटी या एचसीई देख जरूर लेना, क्योंकि मैं नाम वाम मुझे थोड़ा ठीक है, ये सिस्टमैटिक है, मतलब याद हो जाएगा आपको भी, लेकिन आप एक बार कॉन्फिडेंट। तो ये जो था आइडिया, ये थोड़ा सा बचा रह गया था उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, और ये केवल मेंस के लिए है। अभी ये जो बता रहा है ये एडवांस में नहीं है, ये केवल और केवल मेंस में रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे 12 क्वेश्चन है, 12 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे 3, 12 3 15 तो 17, सेंटर ऑफ मास कोलिजन पे 5, और जो बचा वो भी ईएमआई में डाल। ईएमआई में जब आप रेजिस्टेंस रखोगे तो करंट आएगा, ईएमआई में जब कैपेसिटर रखोगे तो कैपेसिटेंस आएगा, सब मिक्स है। टिपिकल करंट या टिपिकल कैपेसिटेंस नहीं है, मिक्स है ईएमआई के साथ। नहीं, पोटेंशियोमीटर अभी नहीं देगा, नहीं अभी नहीं दे। आरसी यदि दे भी रहा हो तो ये ईएमआई वाला, उधर वाला नहीं कि टिपिकल करंट या टिपिकल। ईएमआई में अब आ जाओ, फोकस रखो ईएमआई। आप एचसी वर्मा उठाओ, उसके ईएमआई वाले चैप्टर बंद। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 5 क्वेश्चन है, वो जो 3 एक्स्ट्रा डाल रहे थे हटा लो, उसको कहाँ रखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 4-5 क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कहाँ होगा, बायो-सेवर्ट लॉ 1-2 क्वेश्चन होंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ 1-2 क्वेश्चन होंगे, मोशन ऑफ चार्ज तो गया 6 क्वेश्चन। हाँ बोलो, ओके उसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेपर आपका फोकस्ड है, अभी जो पढ़ा है ना इन दिनों में उस पे ज्यादा फोकस्ड है। आज तक का है, आज तक का मतलब और क्लास है क्या, अभी कितने क्लास अब नहीं है, आज तक के ही है, आज तक के, ठीक। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।